हमारी कहानी का पहला किरदार है दीपशिखा गोदारा। उनका जन्म 4 जून 1982 को हुआ था। फिजियोथेरेपी में डिग्री पूरी करने के बाद उसने दिल्ली में नौकरी शुरू कर दी। कहानी का दूसरा किरदार है सुनील बेनीवाल। उसका जन्म 2 मार्च 1978 को हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड चली गई। न्यूजीलैंड के बाद 2007 में उसको ऑस्ट्रेलिया का पीआर मिला, जहां उसका बड़ा भाई पहले से रह रहा था। मई 2007 में दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल की शादी होती है। इसके बाद अगस्त में दीपशिखा सुनील के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है और उन दोनों ने अपने अपने एक्सपर्टीज़ में, अपने अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में, यानी फिजियोथेरेपी और आईटी विभाग में काम शुरू कर दिया। 23 मार्च 2011 को उनका इकलौता बेटा जोश बेनीवाल पैदा होता है। लेकिन जोश के जन्म से पहले ही कहा जाता है कि जब मई 2007 में उनकी शादी हुई तो कुछ महीनों बाद ही दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसका जो बेसिक कारण था वो दहेज था। दहेज के अलावा 2 बाकी बड़ी समस्याएं थीं। उनमें से एक थी सुनील बेनीवाल की अत्यधिक शराब पीने की आदत और दूसरी थी उसका बाकी लेडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, या ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा वुमेनाइजर था। शादी के कुछ महीनों बाद रिश्ते खराब हो जाते हैं और सुनील बेनीवाल दीपशिखा को इतना मारने लगता है कि दीपशिखा अपनी बहन और पिता को फ़ोन करके अपनी सारी समस्याएं बताती है। आखिरकार जून 2008 में दीपशिखा के पिता ऑस्ट्रेलिया उनके साथ मुलाकात के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद दीपशिखा के पिता उन्हें एक वकील के पास ले जाते हैं, जो दीपशिखा को सलाह देता है कि वे पुलिस के पास जाएं और सुनील के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। जून 2008 में दीपशिखा विक्टोरिया पुलिस के पास केस दर्ज करवाती है। दीपशिखा कहती है कि जनवरी 2008 में जब सुनील के 10 से 12 रिश्तेदार उनके घर में ऑस्ट्रेलिया में रहने आए थे, तो एक रात पार्टी के दौरान जब ज़्यादातर लोगों ने शराब पी रखी थी, सुनील के चाचा ने दीपशिखा को दहेज की वजह से बहुत ज़्यादा मारा और इसके बाद सुनील ने सभी के सामने दीपशिखा को मारा। अब 7 जुलाई 2008 को एक बार फिर विक्टोरिया पुलिस दीपशिखा और सुनील के घर में पहुंचती है और एक बार फिर सुनील दीपशिखा को मारता है। लेकिन इस बार सुनील ने दीपशिखा को नहीं मारा, बल्कि सुनील के चचेरे भाई ने दीपशिखा को मारा। उस व्यक्ति ने दीपशिखा को दीवारों में पटका और ये सब उसने सुनील के सामने किया। इसके बाद विक्टोरिया पुलिस ने सुनील और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। जितनी भी बार विक्टोरिया पुलिस सुनील को या उसके किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार करके लेके जाती है, थोड़े समय बाद ही दीपशिखा खुद जाकर वो केस वापस ले लेती है और किसी तरह सुनील फिर बरी हो जाता है। अब 14 फरवरी 2009 को एक बार फिर विक्टोरिया पुलिस वहां पहुंचती है। फिर से सुनील दीपशिखा को मारता है, लेकिन ये काम अब पुलिस की मौजूदगी में किया गया, इसलिए सुनील को दीपशिखा से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब मई 2009 है और विक्टोरिया पुलिस के अधिकारी जो दीपशिखा के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और उनसे पूछते रहते हैं कि सुनील ने फिर से उन्हें परेशान तो नहीं किया। इससे कुछ महीने पहले दीपशिखा कहती है कि सुनील और मेरे बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। हर बार दीपशिखा अपनी कंप्लेंट वापस लेती रहती है और ये चीज़ उसके लिए आखिर में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। शायद ये इंडियन मेंटालिटी है या इंडियन लेडीज़ की मेंटालिटी है या उनकी परिवारों में ये एक सोशल टैबू है, जिसकी वजह से लड़कियों को ये लगता है या फैमिलीज़ को ये लगता है कि अगर किसी तरह डिवोर्स लिया जाएगा या कोई ऐसा पुलिस में झमेला होगा तो उनकी बदनामी होगी, क्योंकि डिवोर्स को हमेशा ही लड़कियों के लिए एक बदनामी वाली चीज़ समझा जाता है, जो कि एक इंडियन सोसाइटी का हमेशा से पार्ट रहा है। शायद इसी ही वजह से, इसी डर के कारण दीपशिखा अपनी बयानबाजी बदलती रहती है। अपने हस्बैंड से इतने बुरे रिश्ते होने के बावजूद हर बार दीपशिखा अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। आखिरकार 13 अगस्त 2009 को सुनील और उसके चचेरे भाई के खिलाफ दर्ज किए गए आरोपों को पुलिस ने खारिज कर दिया और दोनों को बरी कर दिया।
और दोनों की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म कर दी। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि इसके केवल 6 दिन बाद 19 अगस्त को एक बार फिर पुलिस उनके घर पहुंचती है और वही बात दोहराई जाती है, घरेलू हिंसा की। और एक बार फिर से सुनील दीपशिखा को बहुत बुरी तरह मारता है। और इस बार विक्टोरिया पुलिस ने सुनील को फैमिली वायलेंस सेफ्टी नोटिस दिया और इसके अनुसार सुनील अगले 12 महीनों तक दीपशिखा से दूर रहेगा। वे किसी भी तरह से उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ना तो फ़ोन कर सकेगा और ना ही उसे किसी विशेष एरिया में उसके पास जा सकेगा, ना ही उसके किसी नज़दीकी एरिया में रह सकेगा। इसके बाद अगले 2 साल तक सुनील अपने काम करता रहता है और विक्टोरिया पुलिस को आराम देता है। वो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जिसके कारण पुलिस में उसकी दोबारा से नामजदगी हो। लेकिन आखिरकार 12 जून 2012 की शाम 5:16 पर फिर से एक कॉल आती है और वही कहानी दोहराई जाती है। सुनील बेनीवाल बहुत नशे में था और वह एक बियर के डिब्बे के लिए दीपशिखा से बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा। 3 जून 2012 को दीपशिखा ने फिर से पुलिस को बुलाया। इस बार स्थिति पहले से भी बदतर थी। वे इस बार अपने घर से नहीं बुला रही थी, बल्कि वे अपने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और वे किसी को फ़ोन कर रही थी। और पुलिस कहती है कि सुनील बहुत ज़्यादा नशे में था, वे बाकी महिलाओं के साथ भी संबंध में था। अब इस पॉइंट पर सुनील बेनीवाल को सनशाइन मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक वारंट मिलता है जिसमें उसे और दीपशिखा को 2 जुलाई को पेश होने के लिए कहा जाता है। लेकिन इन कुछ दिनों में ही जब दीपशिखा 2 जुलाई को वहां पहुंची, कुछ दिन पहले ऐसा बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन कोर्ट में दीपशिखा एक बार फिर से अपने बयान से पलट जाती है और सुनील के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लेती है और कहती है उसे सुनील से कोई खतरा नहीं है और वे पूरी तरह से ठीक है। 10 दिसंबर 2012 को फिर वही कहानी दोहराई जाती है, फिर वही मारपीट, फिर वही पुलिस। और इस बार पुलिस 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का प्रतिबंध लगाती है कि सुनील उसके पास किसी भी स्पेसिफिक किलोमीटर के एरिया में नहीं आ सकता, उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। तब जून 2014 में दीपशिखा को अपने काम के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति क्लिंटन हार्पर मिलता है और दीपशिखा इस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आने लगती है। क्लिंटन हार्पर को दीपशिखा सुनील के बारे में सारी बातें बताती है कि सुनील और दीपशिखा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, भले ही वे एक छत के नीचे रहते हों। अक्टूबर 2014 में दीपशिखा सुनील का घर छोड़कर चली जाती है और हार्पर के घर के पास एक घर ले लेती है और वहां रहने लगती है। और सुनील और दीपशिखा इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके बेटे जोश को वे इकट्ठे मिलकर पालेंगे। लेकिन केवल 2 हफ्तों के बाद सुनील को इस हकीकत का एहसास होता है कि वे दीपशिखा को अपने घर वापस आने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसकी वाइफ उससे मूव ऑन होना चाहती है। वे ना केवल उसे मजबूर करता है बल्कि उसे धमकियां भी देना शुरू करता है। कभी वे कहता है कि वे दीपशिखा को मार डालेगा, तो कभी वो कहता है कि वो खुद को मार डालेगा। नवंबर-दिसंबर 2014 में दीपशिखा और सुनील अपने बेटे जोश के साथ भारत जाते हैं क्योंकि सुनील के चचेरे भाई की वहाँ शादी थी। इस दौरान सुनील दीपशिखा और उसके परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि दीपशिखा के लिए वे सबसे अच्छा ऑप्शन है और दीपशिखा को दूसरा घर छोड़कर वापस अपने घर अपने हस्बैंड के साथ मूव होना चाहिए, मतलब सुनील के साथ मूव हो जाना चाहिए। लेकिन जब दीपशिखा इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करती, ना ही वो आने को सहमति देती है, तो सुनील दीपशिखा का फ़ोन तोड़ देता है। नवंबर-दिसंबर 2014 को ये वे दिन था जब दोनों ऑस्ट्रेलिया वापस लौटते हैं और दीपशिखा एयरपोर्ट से अपने काम पर जाती है और अपने काम से दीपशिखा हार्पर के घर जाती है और उसे बताती है कि सुनील के घर में उसका कुछ सामान छूट गया है और वो 15 मिनट में वो सामान सुनील के घर से पिक कर कर वापस हार्पर के घर में आ जाएगी और वो साथ ही साथ जोश को साथ में लेती आएगी। लेकिन इसके बाद जब वे 3-4 घंटे तक नहीं लौटती तो हार्पर को चिंता होने लगती है। आखिरकार रात 10:30 बजे हार्पर अपनी कार लेकर सुनील के घर जाता है और देखता है कि दीपशिखा की सिल्वर टोयोटा यारिस वहाँ पर पार्क है और सुनील उसके पास खड़ा होकर शराब का गिलास पी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है। रात 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 8 अलग अलग घरों से 3 अलग अलग लड़कियों को इस घर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जो कहा जाता है कि एक महिला की थी। कुछ
रोने की आवाज़ें थीं, कुछ ऐसी थीं कि ऐसे जैसे कोई महिला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही हो, और कुछ ऐसी थी जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो पर उसे चुप करवाया जा रहा हो। सुनील बेनीवाल के घर में 2 बाकी लोग किराए पर रह रहे थे। वे रात लगभग 1 बजे घर लौटते हैं और देखते हैं कि दीपशिखा की कार अभी भी वहां पर पार्क थी। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि पहले लोगों ने बताया था। सुबह लगभग 6 बजे जब उन्हें जोश की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तब भी उन्होंने कई बार एक महिला की आवाज़ सुनी थी। अब सुबह 6 बजे उन्हें जोश के रोने की आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है, लेकिन तब भी वे जांच नहीं करते। इसके बाद पुलिस को सुनील बेनीवाल के बारे में जानकारी मिलती है। सुबह लगभग 3:50 पर सुनील बेनीवाल हॉपकिंस रोड की ओर गाड़ी चलाने लगता है और एक पॉइंट पर वे अपनी कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है और अपनी कार को बहुत स्पीड से ले जाकर बहुत बड़े ट्रेलर में टक्कर मार देता है। इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि टोयोटा यारिस कई मीटर हवा में उछल जाती है और फिर बहुत सारी उथल पुथल के बाद एक जगह रुक जाती है। इस ट्रेलर के पीछे चल रही 2 अलग अलग कारों के ड्राइवर इस हादसे को देखते हैं और वहां रुकते हैं और दोपहर 4:10 बजे पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। इसके बाद जब ये सभी लोग सुनील बेनीवाल की कार के पास पहुंचते हैं और उनकी हालात देखते हैं तो उस समय उन्हें समझ आता है कि ये व्यक्ति जो भी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी ओर उस ट्रेलर के ड्राइवर की 2 पसलियां टूट चुकी थीं। उसका एक घुटना बुरी तरह से घायल था और उसके चेहरे और हाथों पर कुछ कट थे, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित वापस आ गया। पुलिस के अनुसार वे सुनील बेनीवाल की पहचान करने की कोशिश करते हैं। वे इस टोयोटा यारिस में कोई ऐसे दस्तावेज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस व्यक्ति की पहचान बता सकें, लेकिन उन्हें इस कार में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता जो इस व्यक्ति की पहचान बता सके। सुबह 5 बजे एक हेल्पिंग टीम आती है और रजिस्ट्रेशन की जांच करती है और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति सुनील बेनीवाल है। शाम 7:10 पर जब विक्टोरिया पुलिस सुनील बेनीवाल के शरीर की तलाशी लेती है तो उन्हें उसकी जेब में से एक नोट मिलता है जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी कि वे बहुत गुस्से में था और उसने अपनी पत्नी को मार डाला और उसने खुद को भी मारने की कोशिश की है। इस जानकारी के आधार पर विक्टोरिया पुलिस तुरंत सुनील बेनीवाल के घर जाती है और शाम 7:40 पर वहां पर पहुंचती है। सुनील बेनीवाल के घर पहुंचने से पहले वे जोश बेनीवाल को ढूंढने लगते हैं, जिस बच्चे के माता पिता कुछ घंटों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद सुनील बेनीवाल के बेडरूम में उन्हें दीपशिखा का ताबीज़ मिलता है और इसके साथ ही उन्हें एक बहुत लंबा काला चाकू मिलता है। दीपशिखा के ताबीज़ को विक्टोरिया पुलिस विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में भेजा जाता है, जहां दीपशिखा का पोस्टमार्टम किया जाता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बर्क कहते हैं कि दीपशिखा के सिर, गर्दन, छाती और गले पर कई चाकुओं से हमला किया गया था। लेकिन इसके बाद एक और बात सामने आती है कि दीपशिखा की गर्दन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था। रियलिटी में मृत्यु का कारण बहुत दबाव था, लेकिन डॉक्टर माइकल बर्क कहते हैं कि दीपशिखा के शरीर पर ज़्यादा चोटों के निशान नहीं थे और ये साबित करता है कि जब सुनील बेनीवाल ने दीपशिखा की गर्दन पर चाकू मारा होगा तब तक दीपशिखा पहले ही इन चाकुओं के कारण अपनी चेतना खो चुकी होगी, मतलब वो अनकॉन्शियस हो गई होगी। तो डॉक्टर बर्क ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर पाए कि आखिर वो समय कौन सा था जब दीपशिखा की मृत्यु हुई एग्जैक्टली, क्योंकि टीवी पर भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम उस समय पर चल रहा था जिसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थीं जो कि बहुत अजीब थीं। और इस तरह 13 दिसंबर 2014 को एक ऐसी ज़िंदगी का दर्दनाक अंत हुआ जो बहुत बुरे तरीके से शुरू हुई थी और 2 मुख्य किरदार दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया और अपने छोटे बेटे को पीछे अकेले छोड़ गए। ये कहानी है अनकंट्रोल्ड इमोशंस की। जब एक व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता
और अपने लाइफ पार्टनर या अपनी मैरिज में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या उस पर गुस्से से दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। और स्पेसिफिकली ये इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक डाइवोर्स को आज तक भी टैबू का नाम दिया जाता है। स्पेशली ये लेडीज़ की साइड से होता है। अगर कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कंप्लेंट करती है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसे उस फैमिली से निकाला जाना चाहिए जहां पर वो इमोशनल रूप में और फिज़िकल रूप में दुखी फील करती है, बजाय इसके कि हम सोसाइटी के दबाव में आकर के उस रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करें। लेकिन दीपशिखा यहाँ पर अंत तक अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती रही। दीपशिखा अपनी शादी को केवल इस कारण से बचाने की कोशिश करती थी क्योंकि उसने अपनी बहन और अपने दोस्तों को बताया था कि एक हिंदू परिवार से संबंध होने की वजह से अगर वे सुनील से तलाक ले लेती है तो समाज उसके परिवार और उसके पेरेंट्स को बहुत बुरे तरीके से जज करेगा। लेकिन आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ।